नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं जो है क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का बुक नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है भारत के विदेश संबंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए और आपके नॉलेज के लिए भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है भारत का जो विदेशों के साथ संबंध रहा है, जो अन्य देशों के साथ हमारे रिश्ते रहे हैं, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है तो इसके 2 से 3 पार्ट बन सकते हैं, तो आप प्यार से आसानी से सभी चीजों को समझ पाएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्लाइड से। सबसे पहला स्लाइड कहता है इंडियन नेशनल आर्मी। देखिए आपके सिलेबस में भी, आपके बुक में भी इसका नाम इंडियन नेशनल आर्मी ही लिखा हुआ है और इसका हिंदी में भी इसको कहते हैं आजाद हिंद फौज। नाम सुना होगा आपने आजाद हिंद फौज का। इसकी स्थापना जो है वो 1942 में अगस्त के महीने में हुई थी। 1942 अगस्त के महीने में, और करने वाले जो इसके संस्थापक हैं वो हैं सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस हमारे नेताजी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे देश को आजाद करवाने वाले वो व्यक्ति जिनकी बहुत ही अहम भूमिका है हमारे देश को आजाद करवाने में, तो उन्होंने ही इस फौज की स्थापना की थी। आइए हम इस फौज के बारे में विस्तार से जानते हैं। इसकी स्थापना जो है वो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित की गई थी। देखिए एग्जैक्ट टाइम आपके बुक में भी नहीं दिया हुआ था, लेकिन मैंने आपको बता दिया है अगस्त 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे कह रहा है कि दूसरा विश्व युद्ध जब चल रहा था ना, दूसरा विश्व युद्ध याद है ना, 1939 से 1945 तक हमारा दूसरा वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इसी दौरान इसकी स्थापना हुई थी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित की गई थी, मतलब सुभाष चंद्र बोस ने इसे बनाया था। इस फौज का निर्माण सुभाष चंद्र बोस ने किया था। मूल रूप से उस वक्त यह आजाद हिंद सरकार की सेना थी। मतलब ये पहले जो था वो इसका नाम आजाद हिंद सेना था और ये हमारे हिंदुस्तान के लिए बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, किस मकसद से बनाया गया था, जिसका लक्ष्य था, क्या एम था, अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना। जिस समय हमारे देश पे अंग्रेजों का राज था, उनसे लड़के हमें उनको भगाना था, अपने देश से हटाना था। तो हमने अंग्रेजों को भगाने के लिए, उनसे लोहा लेने के लिए, उनसे लड़ने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसने किया, तो आप बताइएगा। सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसका स्थापना किया। हो सकता है आपसे ये भी पूछ दे कब किया, तो एक तो आप ये भी कह सकते हो कि इसकी स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट अगर टाइम पूछ दे तो आप बताइएगा कि अगस्त 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, जिसे हम इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं। हो गया क्लियर? अब आगे चलते हैं। ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। इनके व्यक्तित्व के बारे में हम आपको बता दें कि इन्हीं के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। आजाद हिंद फौज का शुरुआत इन्हीं के द्वारा किया गया था अगस्त 1942 में, और इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की थी। इन्होंने जो मतलब अपने देश के प्रति जो इनकी संवेदनाएं थी, जो ये लगाव था इनका अपने देश के प्रति, काबिलिए तारीफ है। शायद आज इनका नाम हमारे देश में नेहरू और महात्मा गांधी के बाद लिया जाता हो, लेकिन अगर सही मायने में देखें तो इनका नाम नेहरू और गांधी से पहले लेना चाहिए। एक बार मैं और आपको बता दूं कि हम पीछे की स्लाइड में चलते हैं। पीछे की स्लाइड में हम आपको बताना चाहेंगे कि जब दक्षिण पूर्वी एशिया में जापान के सहयोग द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करीब कितने भारतीय स्त्री पुरुष को ट्रेंड किया? 40,000 महिला पुरुष को इन्होंने सेना बना दिया। मामूली बात नहीं है, एक अकेला व्यक्ति इतना बड़ा जिगरा रखता हो जिसने 40,000 महिला और पुरुष का एक फौज तैयार किया। इसी फौज का नाम था इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे हम हिंदी में आजाद हिंद फौज कहते हैं। इनको प्रशिक्षित सेना की तरफ बनाया, इनको पूरा ट्रेनिंग दिया, हथियार चलाने का, मार करने का, गुरिल्ला टेक्निक वगैरह भी सिखाया। इस तरह से इस गठन को शुरुआत किया गया और उसे आजाद हिंद फौज का नाम दिया गया। किस नाम को इनको दिया गया? आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर, जो सबसे सुप्रीमो था,
जो उसके सबसे ऊपर था, जिसकी बातें ये 40,000 लोग मानते थे, वो किसे बनाया गया? सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। उनके हाथ में ये कमान सौंपी गई। 40,000 स्त्री पुरुष जिनको उन्होंने ट्रेंड किया था, सैनिक बनाया था, सिपाही बनाया था, जिसका नाम रखा था इंडियन नेशनल आर्मी। तो अगली स्लाइड में मैंने आपको नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में बताया। बहुत ही महान व्यक्तित्व है इनका। हो सकता है कि आप लोग को अगर इच्छा हो इनके बारे में जानना तो आप कमेंट करें, मैं इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। इनकी बहुत बड़ी मिस्टीरियस कहानी है, इनके ऊपर 2-3 फिल्म भी आ चुकी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बहुत मिस्ट्री वाली कहानी है। पूरी डिटेल्स में अगर आप कहें तो मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी हम चैप्टर में जो पढ़ना था वो मैंने आपको समझा दिया है। अब हम आगे की स्लाइड में आपको समझाते हैं विदेश नीति क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, हम अभी किस देश में रहते हैं? हम भारत देश में रहते हैं। तो भारत हमारे लिए क्या हो गया? देश हो गया। अब भारत के अलावा जितने भी देश हमारे लिए वो सब क्या हो जाएंगे? विदेश हो जाएंगे। समझिएगा बातों को। जिस देश में हम रहते हैं वो देश हमारे लिए अपना देश होगा, और इसके अलावा जितने भी देश और बच जाते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? विदेश हो जाएगा, विदेश हो जाएंगे वो। तो अब विदेश नीति क्या होता है? जब एक देश अपने दूसरे देशों के साथ किसी भी प्रकार का जो व्यवहार बनाता है, जो रिलेशन बनाता है, जो संबंध बनाता है कि हमें किसके साथ कैसा बर्ताव करना है, यही विदेश नीति कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूं। मैं भारत का रहने वाला हूं और पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, चाइना हमारा पड़ोसी देश है, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। अब इन सभी देशों के साथ एक जैसा तो रिश्ता नहीं है हमारा। पाकिस्तान के साथ बहुत बिगड़ा हुआ रिश्ता है, चीन के साथ भी बहुत बिगड़ा हुआ है, नेपाल के साथ थोड़ा ठीक है इन दोनों की अपेक्षा। तो अब इन सब के साथ हम एक जैसा बर्ताव नहीं करते हैं, हम सभी के साथ अलग अलग बर्ताव करते हैं। तो यही नीति जो हम अपनाते हैं, यही जो संबंध बनाते हैं, यही जो रिलेशन बनाते हैं, यही विदेश नीति कहलाता है। विदेश नीति अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे की स्लाइड में हम भारत की विदेश नीति के बारे में पढ़ेंगे कि विदेश नीति तो समझ में आ गया, भारत का विदेश नीति क्या है, भारत के साथ विदेश नीति कैसे काम करता है। भारत बहुत चुनौतीपूर्ण अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति में आजाद हुआ। भारत जब आजाद हुआ 1947 में तो बहुत सारे चुनौती थी, यहाँ पे दिक्कतें थी, परेशानियां थी। तो ऐसे स्थिति में क्या हुआ, उस समय लगभग संपूर्ण विश्व 2 ध्रुवों में बढ़ चुका था। 2 ध्रुवीयता का अंत भी मैंने आपको पहले वाले बुक में पढ़ाया है, कैसे यूएसएसआर और यूएस एक दूसरे से अलग हो गए और इन्होंने 2 ध्रुवीयता का निर्माण कर दिया, 2 खेमा बना दिया, 2 दुनिया बना दिया, पहली दुनिया और दूसरी दुनिया। इस तरह से जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो पूरे विश्व में 2 ध्रुवीयता में लोग बढ़ चुके थे, अलग अलग खेमा था, पार्टी पॉलिटिक्स चल रहा था। उस समय भारत आजाद हुआ। अब भारत के लिए विदेश नीति बनाना एक चुनौतीपूर्ण समय था कि कैसे हम किस देश के साथ जाएं। हम प्रथम खेमे के साथ जाएं, दूसरे खेमे के साथ जाएं, अमेरिका के साथ जाएं। अमेरिका के साथ जाएंगे तो सोवियत संघ बुरा मान जाएगा, सोवियत संघ के साथ जाएंगे तो अमेरिका बुरा मान जाएगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पार्टियां थी ना, ये दोनों अलग अलग तरह से ग्रुप में बढ़ चुके थे। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री जो थे उस समय के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी दूरदर्शिता, मतलब इनको देखने का बहुत दूर तक देख लेते थे। हालांकि ऐसा है नहीं, इन्होंने जब भी दूर तक देखा है ना तो कुछ ना कुछ तबाही मचाया है। आगे की स्लाइड में हम आपको बताएंगे। भारत की विदेश नीति तय की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम विदेश मंत्री भी थे, प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। तो इनका दायित्व था कि हम किस देश के साथ कौन सा संबंध, कैसा संबंध रखना चाहते हैं, इसको तय करना है। तो इन्होंने नीति तय किया। भारत की विदेश नीति पर देश के पहले प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अमिट छाप है। कहा जाता है कि जब देश का हमारा विदेश नीति बनाया गया आजादी के बाद, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री भी नेहरू जी ही थे और विदेश मंत्री भी नेहरू जी ही थे। तो इन्होंने जो विदेश नीति तय किया ना, जो बनाया ना, उसका बहुत अमिट छाप है हमारे इतिहास के ऊपर। आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे डाउट में क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं कि हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सही है, करेक्ट है, लेकिन आपको ये भी जान लेना है कि पहले विदेश मंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे हमारे देश के। तो 2 चीजों का दायित्व उन्होंने संभाला था, विदेश मंत्रालय का और प्रधानमंत्री के स्थान का। ये दोनों हमारे देश के जो थे प्रथम आजाद होने के बाद वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। इस तरह से आपने भारत की विदेश नीति को समझा।
आगे की स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेहरू जी की विदेश नीति के 3 मुख्य उद्देश्य क्या हैं। नेहरू जी ने जो विदेश नीति बनाया, जो दूसरे देशों के साथ रिलेशन बनाने की बात कहा, संबंध बनाने का बात कहा, उनमें उनकी नीतियां क्या थी। तो पहली नीति का जो पहला पॉइंट है वो कहता है संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। बहुत मुश्किलों से, बहुत परेशानियों से हमें आजादी मिली थी। थाली प्लेट में सजा के किसी ने हमें आजादी नहीं दिया था। लड़ाइयां हुई थी, हमने अपने जान को कुर्बान किया था, फांसियां चढ़ गई, कितनी महिलाएं अपने बच्चों को खो दिया, अपने पति को खो दिया इस संघर्ष की लड़ाई में। तो नेहरू जी का यहाँ पे कहना था कि बहुत मुश्किल से हमें संप्रभुता हासिल हुआ है, बहुत मुश्किल से, इसको बचाए रखना है, अपने आजादी को बचाए रखना है। इस कारण से ये पहले नंबर पॉइंट पे आता है। जो गांधी का जो विदेश नीति था उसके उद्देश्य में सबसे पहला पॉइंट है कि हमें अपने संप्रभुता को बचाए रखना है। दूसरा है क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। कोई भी व्यक्ति ये चाहेगा कि उसके घर टुकड़े टुकड़े हो जाएं? कोई नहीं चाहेगा। ऐसे में ही हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो ये चाहते थे कि हमारे देश की अखंडता बरकरार रहे, ये टूटे नहीं, ये जुड़ के काम करे, मतलब पूरा देश अखंड रहे, खंड खंड न हो, टूटे नहीं, टुकड़ों में ना बट जाए। ये इनके पास एक बड़ी चुनौती थी। इसको भी बचाए रखने का काम उन्होंने किया है विदेश नीति के दौरान। तेज गति से आर्थिक विकास करना। अभी अभी हम आजाद हुए थे, अभी अभी हमारा देश परेशानियों से सामना ही कर रहा था। हम बहुत तरह की परेशानियों में जूझ रहे थे। खाने का दिक्कत था, कानून नहीं था, सरकार के नियम कानून नहीं थे। लेकिन इसी बीच क्या है कि हमारे देश का जो आर्थिक व्यवस्था था उसे भी मजबूत करना है, तभी तो देश चलेगा ना। देश तो आजाद हो गया था। तो अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति में तेज गति से आर्थिक विकास करने को भी रखा कि कैसे हम अपने देश के अंदर तेजी से विकास करेंगे, आर्थिक विकास को ऊपर लेके जाएंगे, नौकरी लाएंगे, रोजगार लाएंगे, फैक्ट्री लाएंगे, कृषि को बढ़ावा देंगे, सड़क बनवाएंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे, लोगों को शिक्षित करने के लिए स्कूल बनवाएंगे। ये सब आर्थिक नीति में आता है। ये सब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने विदेश नीति में 3 मुख्य उद्देश्य जो हैं वो इन्हीं तीनों पॉइंटों को कहा जाता है। आप इन तीनों पॉइंटों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत क्या है? भारत के जो विदेश नीति है, जो हमने विदेशों के लिए नीति तैयार किया है, वो किन सिद्धांतों पे काम करता है, क्या प्रिंसिपल है उनका? तो सबसे पहला तो है गुटनिरपेक्षता। देखिए, हम भारतवासी और भारत की सरकार ने हमेशा से कोशिश किया है, हम किसी के फेवर में और किसी के खिलाफ में नहीं बोलना चाहते, किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में नहीं जाना चाहते हैं। जब हमारा पूरा विश्व 2 ध्रुवों में बटा हुआ था, एक तरफ यूएसएसआर वर्सा पैक्ट था, एक तरफ नाटो था, तब भी हमने नहीं कुछ बोला। ना हम वर्सा पैक्ट में गए और ना हम नाटो में गए, ना हमने अमेरिका का साथ दिया, ना हमने रूस का साथ दिया, ना हमने अमेरिका के खिलाफ बोला और ना हमने रूस के खिलाफ बोला, ना हमने उसको समझाया ना हमने इसको समझाया। हम गुट निरपेक्षता में रहे, हमें किसी गुट में जाने की जरूरत नहीं थी, हम अपने आप को अलग थलग रखे। हमने किसी गुट निरपेक्षता क्या होता है ये मैंने आपको पहले वाले बुक में पढ़ाया। भारत गुट निरपेक्षता के फायदे और नुकसान भी पढ़ा है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखें, उससे आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि अब हम आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे, तो ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हमने आपको समझा रखे हैं पहले की वीडियोस में, और फिर भी मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा समझा ही दिया, जिससे आपको हिंट मिल गया होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। निशस्त्रीकरण है। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि हमारे विदेश नीति में सबसे सेकंड नंबर पर जो आता है वो है निशस्त्रीकरण। हम हथियार का उपयोग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बातों पर अपने देश पे हमला कर दे, पड़ोसी देशों पे हमला कर दे, उन पे एटॉमिक हथियार का यूज कर दे, नुकसान कर दे उसके देश का। ये नहीं, निशस्त्रीकरण, हथियार का कम से कम उपयोग करना ही निशस्त्रीकरण कहलाता है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है वसुधैव कुटुंबकम। अब देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वसुधैव कुटुंबकम हमारे जो भारत की विदेश नीति में आती है, इसका मतलब है पूरा संसार एक घर है, परिवार है, और हम लोग उसके सदस्य हैं। ध्यान से समझिएगा, ये पूरा जो पृथ्वी है, पूरा जो संसार है, क्या है? एक परिवार है, एक घर है, और हम
उसके सदस्य हैं। ये भी हमारे भारत के विदेश नीति के मुख्य सिद्धांतों में था, वसुदैव कुटुंबकम। अगला पॉइंट जो हमारा कहता है, अंतरराष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्रता पूर्वक एवं सक्रिय भागीदारी। अगर हम तो किसी गुट में है नहीं, गुट से फ्री हैं, तो हम पर कोई दबाव नहीं दे सकता। अमेरिका वाला नाटो की तरफ से दबाव नहीं दे सकता, रूस वाला वर्सा पैक्ट की तरफ से दबाव नहीं दे सकता कि भाई तुम हमारे ग्रुप में हो तो हमारे लिए आवाज उठाओ। नहीं, कोई भी अंतरराष्ट्रीय फैसला होगा, कोई भी अंतरराष्ट्रीय लेवल के मीटिंग्स होंगे, हम उसमें स्वतंत्र हैं। हमारा जो मन होगा वो बोलेंगे, जो सही होगा वो बोलेंगे, जो गलत होगा वो बोलेंगे, दबाव में नहीं है किसी के। हाँ, वही नाटो में शामिल हो जाते तो अमेरिका जो बोलता वो करना पड़ता, क्योंकि नाटो पे तो अमेरिका का वर्चस्व है ना। और वर्सा पैक्ट में इधर चले जाते तो रूस जो बोलता वो करना पड़ता। तो ये दोनों से तो हम अलग हैं, स्वतंत्र हैं, गुट निरपेक्ष हैं। हमारा अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो भी मीटिंग होगी उस पर हम अपने फ्री होके अपने बातों को रख सकते हैं। पंचशील समझौता भी है। देखिए, हमारे विदेश नीति में एक चाइना के साथ पंचशील समझौता हो रखा है, जो हम आगे आपको बताएंगे। 5 बातें हमारे और चाइना के बीच हुआ है, उन 5 बातों के बारे में हम आगे बताएंगे। तो पंचशील को अभी हम रहने देते हैं, आगे की स्लाइड में हमने पंचशील ऐड किया है, वहां पे इसको विस्तार से पढ़ेंगे। साम्राज्यवाद का विरोध। कुछ ऐसे देश हैं जो साम्राज्यवाद का समर्थन करते हैं। भारत के विदेश नीति में हमेशा से साम्राज्यवाद का विरोध किया गया। साम्राज्यवाद को हमने अपने विदेश नीति में इसलिए रखा है कि कोई भी देश अगर साम्राज्यवाद का समर्थन करता है तो वहां पे हम इसका विरोध करेंगे। अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण हल। देखिए, अभी हाल फिलहाल में मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, उसमें भारत ने कई बार कहा है, हमारे भारत के सुप्रीमो प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि आप लोग आपस में बैठ के शांतिपूर्ण समझौता कर लो। युद्ध से कोई फायदा नहीं है, लड़ाई से कोई फायदा नहीं है, दोनों देश का इसमें आर्थिक स्थिति खराब होता है, साथ ही साथ पूरे विश्व पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो हमने हमेशा से यही सोचा है कि हम अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण रूप से समझौता में लाएंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, शांति से बैठ के बात करेंगे, अगले पक्ष को भी समझाएंगे, हम भी समझेंगे, और ऐसे में जहां तक होगा हम इन विवादों को समाप्त कर लेंगे समझौता के माध्यम से, शांतिपूर्ण, लड़ाई झगड़ा नहीं करने। इस तरह से आपने देखा कि भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत क्या थे। सारे सिद्धांत इंपोर्टेंट है आपको समझ। तो हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। गुट निरपेक्षता की नीति क्या है। देखिए, गुट निरपेक्षता को जानना जरूरी है। अथक प्रयासों से मिली स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एक तो बहुत सारी परेशानियों के साथ हमारे भारत देश को आजादी मिला, ब्रिटिश से 200 साल तक शासन किया, 200 सालों तक हमारे भारत को लूटा, चूसा, परेशान किया, यहाँ के जनता को, लोगों को। 200 साल तक अंग्रेज रहा ना यहाँ पे। बहुत मुश्किल से, बहुत अथक प्रयास, बहुत दम लगा के तब जाके हमको स्वतंत्रता मिला। अब उस समय संप्रभुता को बचाए रखना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे भारत की इज्जत, अखंडता, आजादी सब बचा के हमको रखना है। इसके अतिरिक्त भारत को तीव्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लक्ष्यों को भी प्राप्त करना है। अब हम भारत तो आजाद हो चुका है, तो हमारे आर्थिक स्थिति को भी तो मजबूत करना है, सामाजिक स्थिति को भी मजबूत करना है, तभी तो हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा ना। इस बीच में क्या हुआ, दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, किन दोनों उद्देश्यों के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत रखना, सामाजिक स्थिति को मजबूत बनाना, अपने संप्रभुता को बचा के रखना, अपने अखंडता को बचा के रखना, इन सभी के लिए हमने भारत के सरकार ने या भारत के लोगों ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपने विदेश नीति में एक प्रमुख तत्व के रूप में अंगीकार किया। गुट निरपेक्षता को अपने विदेश नीति में ले आए कि भाई ये हमारा सिद्धांत है, हम कोनो के पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, न एक्स के, न वाई के, न जेड के, हम अलग हैं, अलग हैं, स्वतंत्र हैं, तभी तो आगे जाके कोई विशेष फैसला भी ले सकते हैं। किसी के अंदर रहेंगे, किसी के दबाव में रहेंगे तो हम स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं ले सकते हैं, हम वहां पे स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बातों को नहीं रख सकते हैं। इसलिए भारत ने क्या किया, अपनी अखंडता को, संप्रभुता को, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कहा कि भैया हम न तोरा नाटो में जाएंगे और न हम तोरा वर्सा पैक्ट में जाएंगे, हम अलग रहेंगे। जब कोई अंतरराष्ट्रीय मीटिंग हो वहां पर खुल के करेंगे बात कि भाई ऐसा गलत है, सही है, सही है, गलत है, गलत है। हम अपने पक्ष के हिसाब से अपने राय को
रख सकते हैं। तो ये था हमारे गुट निरपेक्षता की नीति जो भारत ने अपने विदेश नीति में शामिल कर लिया था कि भैया भारत की जो विदेश नीति है उसमें गुट निरपेक्षता शामिल है कि हम किसी गुट ग्रुप में नहीं है, किसी के पार्टी में नहीं है, किसी के अंदर दबाव में नहीं है, हम अलग हैं, स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, बिल्कुल मुक्त हैं, कोई भी फैसला होगा हम स्वतंत्र रूप से लेने के लिए तैयार हैं। आइए अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे का स्लाइड कहता है गुट निरपेक्षता की नीति का उद्देश्य। आखिर हमारे भारत के विदेश नीति में गुट निरपेक्षता को लाया गया तो इसका उद्देश्य क्या था, किन कारणों से हमने गुट निरपेक्षता को लाया, तो उन्हें समझने की जरूरत है। इस नीति के द्वारा भारत जहां शीत युद्ध के परस्पर विरोधी खेमे तथा उनके द्वारा संचालित सैन्य संगठन जैसे नाटो, वर्सा पैक्ट आदि से अपने आप को दूर रखा। अभी समझाया ना कि गुट निरपेक्षता में की नीति लाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि उस समय तो शीत युद्ध चल रहा था। 1945 के बाद 1991 तक न चला, शीत युद्ध चलता रहा। तो इस शीत युद्ध में क्या हुआ, शीत युद्ध में जाने के बाद भारत को ये लगा कि एक तरफ इन्होंने नाटो बना लिया, एक तरफ उन्होंने रसिया ने वर्सा पैक्ट बनवा लिया, तो अगर हम गुट निरपेक्षता अपना लेते हैं ना तो हम नाटो के पास जाएंगे और ना हम वर्सा पैक्ट के पास जाएंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, फ्री रहेंगे, हम अपने फैसले को स्वतंत्रता पूर्वक ले सकते हैं। इसीलिए गुट निरपेक्षता की नीति को हमारे विदेश नीति में शामिल किया गया ताकि हम किसी के दबाव में नहीं, किसी के खेमे में नहीं, नाटो के खेमे में नहीं, वर्सा पैक्ट के खेमे में नहीं जाएंगे, नहीं अलग रहेंगे। इन लोगों के पीछे जाने के बाद क्या होता था, इन लोगों के अगर खेमे में चले जाते तो उधर नाटो में जितने देश थे तो आपको नियम कानून तो पता है, एक देश पर हमला तो मतलब सब देश जाके लड़ो। इधर वर्सा पैक्ट का भी वैसा ही था, तो इधर दबाव में रहना पड़ता, अमेरिका जो कहता वो सुनना पड़ता, उधर रसिया जो कहता वो सुनना पड़ता। तो ऐसे दबाव से बढ़िया है कि हमने कहा भैया हम किसी के खेमे में नहीं है, अलग है, स्वतंत्र हैं, अलग रहेंगे। अब क्या है, वहीं आवश्यकता पड़ने पर दोनों ही खेमों से आर्थिक एवं सामरिक सहायता भी प्राप्त कर सका। अब देखिए, न नाटो के खेमा में गया, न वर्सा के खेमा में गया, वर्सा पैक्ट, तो क्या हुआ कि समय समय पर दोनों देशों ने हमें मदद दिया। तो पूरी तो लगता था रसिया में है नहीं, रसिया को लगता था ये अमेरिका में नहीं है, तो जहां जरूरत पड़ा है वहां पे इन्होंने हमें आर्थिक व सामरिक सहायता प्रदान किया है। किसने, दोनों, नाटो ने भी और इधर वर्सा पैक्ट ने भी हमें मदद दिया है। एशिया तथा अफ्रीका के नव स्वतंत्र देश मतलब जो हाल फिलहाल में आजाद हुआ है, अभी अभी आजाद हुआ है, इन देशों के मध्य भविष्य में अपनी महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट स्थिति की संभावना को भांपते हुए भारत ने विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का प्रबल समर्थन दिया। देखिए, जो नए देश आजाद हुए थे अभी भारत भी तो 1947 में आजाद हुआ, इसी लमसम में जितने भी देश आजाद हुए ब्रिटिश से, उन लोगों ने क्या किया, आपस में एक मित्रतापूर्ण संबंध बनाने की योजना बनाई। और वो इसलिए क्योंकि जो नए देश आजाद थे वो औपनिवेशीकरण, आपको औपनिवेशीकरण के लिए मैंने समझाया है एक वीडियो में। देखिए, एक ऐसा होता है ना कि अपने देश की संस्कृति, अपने देश का राजनीति, अपने देश का कानून नियम किसी दूसरे देश पे जबरदस्ती ठोक देना, ये गलत चीज है। तो इसका विरोध करता था भारत कि आप किसी देश पे ऐसे जबरदस्ती अपने नियम कानून को नहीं ठोक सकते हैं। ब्रिटिश क्या करता था हमारे देश में, ब्रिटिश जो थे जब हमारे देश में राज करते थे, 200 सालों तक उन्होंने शासन किया, वो अपने यहाँ का अंग्रेजी हमारे यहाँ छोड़ के चले गए, विलायती भाषा, खान पान, ड्रेस, बहुत सारे फेस्टिवल भी छोड़ गए, डिजाइन सब बना के गए। तो ये उन्होंने अपने देश की संस्कृति हमारे देश में थोपने की कोशिश की थी। इस तरह से आपने देखा कि गुट निरपेक्षता की नीति का उद्देश्य क्या था भारत के लिए, क्यों इन्होंने गुट निरपेक्षता नीति को अपनाया था, क्या फायदे थे हमारे, क्या नुकसान था हमारा। आगे की स्लाइड में हम आपको बताना चाहेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। समझिएगा बात को। 1955 में इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में एफ्रो आ गया है। एफ्रो समझिएगा, एफ्रो, ए से एशिया, एफ से अफ्रीका, इन दोनों देशों के मतलब इन दोनों देशों दोनों महादेश, इसके देश अंदर बहुत सारे देश हैं, इन दोनों के बीच का संबंध है एफ्रो, याद रखिएगा। 1955 में क्या हुआ, इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ, मतलब एशिया के सारे देश और अफ्रीका के सारे देश जमा हुए, जिसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव करी। गुट निरपेक्ष आंदोलन, किसी गुट में नहीं है, किसी गुट में जाना ही नहीं है, हम किसी गुट में नहीं है, जिसको जिस गुट में जाना है जाओ, हम गुट में नहीं है।
इसी के आंदोलन 1955 में ही इंडोनेशिया का शहर है एक, याद रखिएगा, बांडुंग, जहां पे ये शुरू हुआ था। सितंबर 1961 में बेलग्रेड में प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के साथ इस आंदोलन का औपचारिक प्रारंभ हुआ। 1961 में पहला यहाँ पे सारे देश जमा हुए थे, सबने इस विचार को बनाया, लेकिन 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के लिए आंदोलन हुआ और औपचारिक ऑफिशियल रूप से यहाँ से ये शुरू हो गया कि भैया गुटनिरपेक्ष अब शुरू हो चुका है, किसी भी ग्रुप में नहीं हम लोग। वर्तमान समय में इस आंदोलन में अभी विश्व के 120 सदस्य हैं। विश्व में बहुत सारे देश हैं, जिनमें से 120 देश ऐसे हैं जो इसके सदस्य हैं। गुटनिरपेक्ष, किसी भी गुट में नहीं है, हमें क्या मतलब है किसी ग्रुप से, स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। सितंबर 2016 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन वेनेजुएला में संपन्न हुआ। याद से समझिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है। सितंबर 2016 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन 17 सम्मेलन वेनेजुएला में संपन्न हुआ था। वेनेजुएला में 2016 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन वेनेजुएला में संपन्न हुआ था। इसके बाद एक और हुआ है, 18वां सम्मेलन, 18 नंबर का जो सम्मेलन था वो जून 2019 में अजरबैजान में हुआ था। अजरबैजान में हुआ था संपन्न। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 18वां सम्मेलन जो है वो 2019 में अजरबैजान में संपन्न हुआ है। ये सारे आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ध्यान समझिएगा। 1955 में इंडोनेशिया का शहर था बांडुंग, जिसमें एफ्रो मतलब एशिया और अफ्रीका के देशों का जमावड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समर्थक हैं। लेकिन वहां पे कुछ बात बनी नहीं, तो सितंबर 1961 में बेलग्रेड नामक जगह है जहां पे पहला सम्मेलन हुआ और औपचारिक रूप से शुरू भी हो गया, ऑफिशियल रूप से अनाउंसमेंट हो गया। उसके बाद 120 सदस्य देश इसमें अभी शामिल हैं। 2016 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन वेनेजुएला में हुआ और 18वां सम्मेलन 2019 में अजरबैजान में हुआ। तो ये सारे पॉइंट जो है ना वो आपके समझने योग्य हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में। इस तरह से आपने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में समझ लिया। अब हम आगे की स्लाइड में आपको बताते हैं एफ्रो एशियाई एकता। पहले भी मैंने आपको समझाया है, ए से एशिया और एफ से अफ्रीका। एफ्रो मतलब एशिया के अंदर के देश और अफ्रीका के अंदर के देश। देखिए, भारत ने एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाया। किसने? भारत ने। किसके? एशिया और अफ्रीका के। एशिया और अफ्रीका का जो देश अभी अभी आजाद हुआ था, नव स्वतंत्र, नए नए आजादी मिली थी, उसके साथ भारत ने अपना संबंध बनाया, रिलेशन बनाया, उनके साथ दोस्तियाना का हाथ बढ़ाया, फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश की। नेहरू जी की अगुवाई में भारत ने मार्च 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन कर डाला। अब देखिए, नेहरू जी उस समय प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका दायित्व था कि वो विदेश के साथ कैसा संबंध बनाते हैं। हालांकि वो सक्सेस नहीं हुए, ये बात को मान लीजिए, वो सक्सेस नहीं हुए, वो फेल हो गए। विदेश नीति में उनका मतलब बहुत सारी गलतियां उन्होंने कर दी। आगे के चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे। नेहरू जी की अगुवाई में उन्होंने एक आयोजन किया 1947 में, एशिया संबंध सम्मेलन का आयोजन किया। मार्च 1947 में उन्होंने एशिया के सभी देशों के साथ संबंध बनाने के लिए एक मीटिंग बनाई। नेहरू जी की अगुवाई में भारत ने इंडोनेशिया की आजादी का भरपूर प्रयास किया। उस समय तक ना, जब बात चल रही है मार्च 1947 की, ये इंडोनेशिया आजाद नहीं था, यहाँ पे राजा का शासन हुआ करता था, राजतंत्र था। तो भारत ने आवाज उठाया कि भाई अब सब तो देश आजाद हो गया, सब में गणतंत्र है, सब में डेमोक्रेसी है, और तुम यहाँ यार इसको कब्जा करके रखे हो, इंडोनेशिया को आजाद करो। पूरा प्रयास किया, पूरा जोर दौर तब लगाया कि इंडोनेशिया आजाद हो जाए। 1949 में भारत ने इंडोनेशिया की आजादी के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी किया। वाह, इंडोनेशिया के आजादी के लिए नेहरू जी ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कर दिया। विश्व के देशों को बुला के मीटिंग कर ली कि भाई इंडोनेशिया को तो आजादी दो, आजाद करो इंडोनेशिया को। भारत ने खासकर दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का विरोध किया। महात्मा गांधी जी को वहां से भगा दिया था, तो काला समझ के इनको ट्रेन से उतार दिया, धक्का मार के गिरा दिया प्लेटफॉर्म पे। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, महात्मा गांधी जी की सरकार आई, तो उनके चहेते जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सबसे पहले काले गोरे का विरोध किया कि भाई साउथ अफ्रीका में क्या चल रहा है, ये क्या कर रहे हो, गोरे लोगों का समर्थन है, काले लोग को ट्रेन से फेंक दे रहे हो, हमारे नेताजी को फेंक दिया था तुम लोग वहां से यार। तो क्या हुआ, इन्होंने जमकर, भारत ने जमकर विरोध किया। कहां? दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद चल रहा था, गोरा काला, इसका खूब विरोध किया।
इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में आयोजन किया गया, जिसके गुट निरपेक्ष आंदोलन की चर्चा की नींव पड़ी। देखिए, इंडोनेशिया का ही शहर है बांडुंग, जिसका एफ्रो एशियाई सम्मेलन कब हुआ? 1955 में, जिसमें सभी देशों के जो लोग थे वो गुट निरपेक्ष बातों का नींव पड़ गया। उन्होंने कहा कि हम गुट निरपेक्ष में जाएंगे। मतलब गुट निरपेक्ष तो आपको पता है ना, कि किसी भी पक्ष में ना जाना, किसी के भी गुट में नहीं जाना, हम अलग है भैया, हम स्वतंत्र हैं, नहीं जाएंगे नाटो में, नहीं जाएंगे बरसा पैक में, और भी बहुत सारे गुट है, नहीं जाना है किसी में, अलग है। अलग रहेंगे तब ना फ्री रहेंगे यार। अगर किसी के गुट में चले जाएंगे तो दबाव में आ जाएंगे, वो हमको दबाव में रखेगा। तो ये सारी चीजें थी एफ्रो एशियाई एकता। एक बार एफ्रो के बारे में फिर से मैं समझा देता हूँ। ए से एशिया, एफ से अफ्रीका, इन दोनों देशों के जो देश थे नव स्वतंत्र, इन लोगों के साथ संबंध बना भारत का भी, और इन सभी देशों ने गुट निरपेक्षता में अपनी सदस्यता ली। 120 सदस्य थे। लास्ट में जो हुआ है वो अलग अलग अजरबैजान में हुआ है इसका सम्मेलन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान से समझिएगा। और अगर आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, हालांकि हमारे वेबसाइट के माध्यम से भी आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम मैंने कई सारे वीडियो में बता रखा है, lastdout.com के माध्यम से आप इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, किसी भी चैप्टर का, किसी भी क्लास का नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन इत्यादि फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगता आपके लिए। आगे के स्लाइड में हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत और चीन के संबंध। देखिए, जब जब बात चीन का आता है ना, तो मन में ना अजीबोगरीब गालियां निकलती हैं हमारे, क्योंकि ये चीन जो है हमेशा से कहते हैं चीन, पाकिस्तान, ये सब दोगला देश है। ये दोगला है इतना बड़ा कि हम आपको क्या बताएं, इसकी कहानी यहाँ पे आपको बड़ा विस्तार से पढ़ना है, भारत और चीन के संबंध के बारे में। देखिए, 1949 में चीन की क्रांति हुई थी। आपको पता है कि 1949 में चीन की क्रांति हुई थी, चीन में क्रांति हुआ था। चीनी क्रांति को हम 1949 में पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला भारत सभी देशों में से एक था। चीन में क्या हुआ? 1949 में आजाद हो गया, फ्री हो गया, वहां पे कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हुई। इसमें भारत ने उसको मान्यता दिया कि हाँ ठीक है, कम्युनिस्ट है। नेहरू जी थे ना, नेहरू जी थे, इन्होंने कहा कि ठीक है, भारत समर्थन करता है, कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देता है। नेहरू जी ने चीन से अच्छे संबंध बनाने की पहल की। नेहरू जी को लगता था कि कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता दे देंगे ना, आगे पीछे जी 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 करेंगे ना, तो चीन हम पर खुश हो जाएगा, चीन हमको दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। लेकिन चीन तो शुरुआत से ही दोगला था। इन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसने पीछे आके मार दिया, चक्कू छेद कर दिया पिट्ठी में एक हाथ का। उप प्रधानमंत्री एवं तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लाख समझाया इनको, नेहरू जी को कई बार समझाया कि देखिए आप जो कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन जो सत्ता में नशा में थे, सत्ता के नशा में, गुलाब के फूल के नशा में थे, ये काहे किसी की बात सुनेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बातों को इन्होंने अनदेखा कर दिया, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बताया कि जो चीन जो है ना, ये भारत पर आक्रमण कर सकता है। अरे मामूली आदमी थोड़ी ना था भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल। 565 रियासत को भारत में विलय करवा देने वाला व्यक्ति मामूली कैसे हो सकता है? आज अगर नेहरू जी के जगह पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर हमारे प्रधानमंत्री होते, तो आज हम अमेरिका से आंख में आंख मिला के पूछते, बोल बेटा क्या हाल चाल है। लेकिन ना, नेहरू जी, महात्मा गांधी जी सब चौपट कर दिए, खत्म कर दिए। नेहरू जी ने क्या कहा? इसके विपरीत उनका मत था, ना चाइना नहीं करेगा, इसकी संभावना नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा करेगा, हमको लग रहा है कि वो हमारे देश पर आक्रमण करेगा। नेहरू जी कहते हैं नहीं है, संभावना नहीं है, वो नहीं करेगा। दोस्ती किए हैं अभी अभी अभी, गुलाब का फूल दे के आए हैं, नहीं करेगा हमला। बेटा गए गड़बड़ कर दिया। भारत और चीन का संबंध शुरुआत से ही तनातनी में रहा है, अड़चन में रहा है, फाइटिंग वाला मूड रहा हमारा। वो दोगला देश में है, वो अच्छा सोच ही नहीं सकता। और हमारे साथ ही नहीं, उसका किनारे वाला जितना देश है सब के साथ उसका खटपटे चलता है। आगे की स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि पंचशील समझौता हुआ। ये नेहरू जी का जीवन का सबसे बड़ा गलती है कि उन्होंने चाइना के साथ ये समझौता किया। उन्होंने चाइना के साथ जो ये समझौता किया, ये नेहरू जी की गलतियों में भी गिना जाता है। क्या किया? 29 अप्रैल 1954 को याद रखिएगा, 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के प्रमुख चाओ एन लाई के बीच द्विपक्षीय समझौता कर डाला। जी, चाओ एन लाई याद है ना, चीनी क्रांति, कम्युनिस्ट पार्टी का सरदार, दोगला। उसके साथ हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहुंच गए।
इन्होंने कहा कि दोस्ती करना चाहते हैं, पता नहीं गुलाब का फूल लेके गए थे कि कमल का फूल लेके गए। 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पहुंच गए चाइना के चाउ एन लाई के पास समझौता करने, द्विपक्षीय, उधर से भी होगा इधर से भी होगा। क्या समझौता था? एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण नहीं करेंगे। साला बार बार उल्लंघन हुआ, बार बार उसने आक्रमण किया, 1962 में किया और हम हार भी गए, सिर्फ और सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण हमने 1962 का युद्ध हार गए, हमारे ऊपर एक घाव लग गया, हार का घाव लग गया, भारत का स्वाभिमान हिल गया, सिर्फ और सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण। एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण न करना जब समझौता आप किस बेस पे जाकर करके आए थे, जब 1962 में आप घुस के वो हमला कर दिया? जवाब है नहीं है। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। भैया हमको अपने काम से फुर्सत नहीं मिलता, तुम्हारे काम में हम कहां करेंगे? लेकिन तुम हरामखोर करते हो हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, डायरेक्ट नहीं करते हो, पाकिस्तान मुद्दे पे कर देते हो, कश्मीर मुद्दे पे करवाते हो, कभी नेपाल को उकसा के करवाते हो। हम कभी तुम्हारे यहाँ गए हैं उंगली करने? नहीं गए। समझौता में जब लिखा हुआ है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना है, तुम काहे करते हो? क्यों करते हो हमारे आंतरिक मामला में हस्तक्षेप? तीसरा है एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का आदर करेंगे। अंग्रेजों ने जो सीमा दिया था हमको कि भारत है, चाइना है, पाकिस्तान है, तुम उसको भी नहीं मानते हो। कभी लद्दाख में चढ़ जाते हो अक्साई चीन के लिए, कभी अरुणाचल प्रदेश में चढ़ जाते हो, कभी तिब्बत को तो हथिया ही लिए तुम यार, तिब्बत को तुम कब्जे में ले लिए। तो ये क्या है? ये तो तुम समझौता का महत्व समझते हो? क्यों समझोगे? तुम तो दोगला हो, तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आएगा। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का आदर नहीं कर रहे हैं। हमारा जो क्षेत्र है उसका आदर उसको करना है, उसका उसके क्षेत्र का आदर हम करेंगे नहीं। वो तो घुस जाता है कभी अरुणाचल प्रदेश में, कभी लद्दाख में, वहां के लोगों को परेशान करता है, संस्कृति को ध्वस्त कर दिया, तिब्बत के संस्कृति को ध्वस्त न कर दिया, तिब्बत को खत्म कर दिया, जबकि वो भारत का हिस्सा हुआ करता था। इतनी अच्छी संस्कृति, इतने सुंदर सुंदर मंदिर थे। समानता और परस्पर मित्रता की भावना, हम एक दूसरे को समान देखेंगे और मित्रता, फ्रेंडशिप रखेंगे। जो भी ये नहीं मानता है ये दुश्मन है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, शांतिपूर्ण गया तेल लेने, घंटा शांतिपूर्ण। चीन के साथ क्या शांति है हमारा? वो तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का सरकार आया है, थोड़ा इसको डंडा पेला गया है, नहीं तो कांग्रेस में तो ये धीरे धीरे पता चलता है कि उन्हें अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा इसी का है, दिल्ली तक न कहीं पहुंच जाए। अभी सरकार हमारा इतना टाइट है कि आवाज नहीं उठा सकता है। अगर सरकार ये न रहता ना तो ये भी अरुणाचल प्रदेश हाथ से बाहर था, नहीं था अपने हाथ में, सब गायब हो जाता। कांग्रेस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, छोटका पप्पू, ये सब क्या किया है? बर्बाद किया है। देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ किया है, ज्योग्राफी तक बर्बादे कर दिया, इतिहास को बर्बाद कर दिया। ये जो 5 समझौते थे, ये पंचशील समझौता माना जाता है, जिसे पंचशील समझौता के नाम से जानते हैं। 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के और चाउ एन लाई, जो चाइना के सुप्रीमो थे उस समय, इनके बीच में हुआ था। जाके कर आए 5 समझौता, युद्ध करवा लिए, खंजर मार के कर दिया, हार भी गए, शर्म भी नहीं आया, बेशरम बन गए। तो ये था पंचशील समझौता। देखिए पहले पार्ट के सभी इंपोर्टेंट पॉइंटों को हमने आपको बता दिया है, पढ़ा दिया है। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है तो कमेंट कीजिए। इसके साथ वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।